नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस आरओ की परीक्षाएं नज़दीक है, जिसके संबंध में जो अभ्यास सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी कर रहे थे। और वर्ल्ड जियोग्राफी में मैंने आपको 7 वीडियो में 7 महाद्वीपों को अच्छे से बेहतरीन तरीके से कवर कर दिया था। ठीक है, सभी कुछ हम लोगों ने देखा था। तो इन 7 वीडियो को ज़रूर देख लेना अभी तक ना देखा हो तो, और देख लिया हो तो टेस्ट सीरीज जब आप लगाओगे या प्रैक्टिस करोगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलने लगे होंगे। ठीक, उसी को तो आगे बढ़ाते हुए जियोग्राफी का, वर्ल्ड जियोग्राफी का बहुत ही बेहतरीन पार्ट है महासागरीय जलधाराएं। ठीक है, अब यहां से भी प्रश्न आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं वो देखेंगे। और महासागरीय जलधाराओं को आप डायरेक्टली अगर बुक में पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि गर्म जलधारा कौन सी है, कहाँ से कौन सी जलधारा, किससे मिलकर कौन सी जलधारा बनती है। ठीक है, जलधारा जो महासागरीय जलधारा है उनके कारक क्या क्या होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग महासागरीय जलधाराओं को पूरा मैपिंग में कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और केवल इस प्रकार से समझेंगे कि आपका अगर प्रश्न एग्जाम में आ जाए महासागरीय जलधाराओं से तो वो गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो बिल्कुल अच्छे प्रश्न होंगे और फ्री के नंबर मिलेंगे अच्छे से। मैं कहूँ तो अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आराम से आपका प्रश्न सही हो जाएगा। क्लियर है? तो आज की जो क्लास है वो हमारी 11th नंबर की है, 11वें नंबर की है, वर्ल्ड जियोग्राफी की क्लास। इसके पहले 10 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें से 7 में हम लोगों ने महाद्वीप खत्म किया था। क्लियर है? 7 महाद्वीप हैं और 7 वीडियो में खत्म किया था। तो आज की इस वीडियो में महासागरीय जलधाराओं को शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छे से देखना एक एक पॉइंट, क्योंकि पूरा मैपिंग में है और जल्दी समझ में आती नहीं महासागरीय जलधाराएं। अगर आपने पढ़ रखा है तो रिविजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये मैप दिख रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, इसी मैप में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन इस मैप में देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़े से कुछ चीजों को जानते हैं। क्या? जैसे महासागरीय महासागरीय जलधाराएं, महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, क्या क्या कारक होते हैं, ये कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। उसके बाद मैपिंग में शुरुआत करते हैं। सिंपल सा अगर थियोरिकल प्रश्न आएगा तो ये पूछेगा महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का कारक क्या क्या है। तो पहला कारक, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोग पढ़ चुके तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो इतना जरूर पढ़ लेना है। पहला कारक है पृथ्वी की परिक्रमण गति, परिक्रमण या घूर्णन। पृथ्वी का परिक्रमण या घूर्णन, ऐसे लिखते हैं, घूर्णन ही नहीं, पृथ्वी का परिक्रमण या घूर्णन। मतलब ये है कि देखो, अगर पृथ्वी की डायरेक्शन पूछें कि पृथ्वी कहाँ से कहाँ तक गति करती है, तो पूर्व से पश्चिम के पश्चिम से पूर्व। तो सूर्य जो पृथ्वी गति कर रही है वो कर रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। और जो पृथ्वी गति करती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, सूर्य उल्टा करता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। अब देखो, मान लो जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है। अब पश्चिम से पूर्व का मतलब है कि ये इस प्रकार से, इस तरह से गति कर रही है। तो बीच में जो जल होगा वो विपरीत दिशा में करेगा कि नहीं गमन, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि हम लोग तो भाई जैसे पृथ्वी गमन करती है, गति करती है, उसके अनुसार हम भी गति करते हैं, लेकिन जल गति नहीं करता। पृथ्वी अगर इधर घूम रही है तो जल क्या करेगा, उसके विपरीत घूमेगा। ठीक है, ये ब्लू में क्या है, ये है जल। और जल जब इधर लगातार घूमेगा तो जलधाराएं बनेंगी। तो बस ये एक कारण होता है कि जलधाराओं के निर्माण का। तो सिंपल सा पहला फैक्टर है पृथ्वी का जो परिक्रमण गति है ये। ठीक है, दूसरा है प्रचलित पवने। क्या इंपॉर्टेंट है प्रचलित पवने, क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये भी महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति का एक कारक है। जैसे मैं एक ऐसे देख लो, ये मान लो पृथ्वी है, ठीक है, हालांकि इसको मैंने एक कंसेप्ट एक वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, ये पृथ्वी है तो बीच में क्या है, 0 डिग्री है। इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर मैं कह दूं 30 डिग्री है। ठीक है, ये मैंने बताया था। इसके ऊपर 60 डिग्री बताया था। अब होता यह है कि जो पृथ्वी जो प्रचलित पवने हैं
ये इस प्रकार से गमन करती है। इसकी जो स्पीड होती है या डायरेक्शन होती है वो इस प्रकार होती है, आप देख रहे हो भूमध्य रेखा की ओर इस प्रकार, दोनों विपरीत, ठीक है। और उसके ऊपर इस प्रकार होती है। आपको समझना है क्योंकि आपसे कारक ही पूछेगा, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछने वाला है जी। तो ये जो 30 डिग्री वाली चीज़ें हैं 0 से 30, यही क्या कहलाती हैं, व्यापारिक, या इन्हीं को पछुआ पवने कह देते हैं। क्या कहते हैं, पछुआ पवने, पछुआ पवने क्या कह देते हैं, पछुआ पवने। क्लियर है, ये बात हो गई क्लियर। अब इसी को अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखें, अगर मैं समझाऊं और, तो मान लो जैसे ये समुद्र है, महासागर है, ठीक है, महासागर है और महासागर में भरा है ये पानी। ये क्या भरा है, पानी भरा है, ठीक है, ये पानी भरा है। अब होता ये है जैसे ये पवनें चल रही हैं इधर को, भाई इधर ही को चलेंगी, डायरेक्शन इधर को चल रही हैं। और जब लगातार पवनें चलती हैं इधर के लिए, जो पश्चिमी क्षेत्र में लगातार पवनें गमन करती हैं, तो जो जल है ये इधर ऊपर की ओर आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है ऊपर की ओर, और नीचे जो पीछे वाला जल है ये नीचे चला जाता है, ये नीचे चला जाता है। अब होता क्या है कि ये लगातार जब ऊपर आती है तो जल आगे तो जाएगा नहीं क्योंकि आगे महाद्वीप है, तो ये क्या करता है, वापस नीचे चला जाता है, और नीचे जाके फिर वापस और आगे महाद्वीप आ गया, फिर टकराव आ गया, फिर ऊपर, और फिर उसके बाद जलधारा बन गया। तो फिर इस प्रकार से ये गमन करता रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, चक्कर काटता रहता है, इतना समझो। क्लियर है, ये बात हो गई क्लियर। तो कुल मिला के महासागरीय जलधाराओं के 2 फैक्टर हम लोगों ने देखे, पृथ्वी का परिक्रमा करती और प्रचलित पवनें। एक और फैक्टर देख लेते हैं, फैक्टर तो बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं, कॉरियोलिस बल। कॉरियोलिस बल, अब कॉरियोलिस बल में क्या इंपॉर्टेंट है, कॉरियोलिस बल में केवल इतना इंपॉर्टेंट है कि मान लो ये पृथ्वी है और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा विषुवत रेखा, तो इसके ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें गति करती हैं या जलधाराएं गति करती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में जो जलधाराएं गति करती हैं, तो ये कैसे होता है, क्लॉकवाइज। ये कैसा है, ये क्लॉकवाइज है। ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब कहने का कि जब हम लोग जलधारा मैपिंग में देखेंगे और जलधाराओं को जब हम ऊपर करेंगे तो ऊपर शौक से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि भैया होता है क्लॉकवाइज होती है, क्यों होती है, कॉरियोलिस बल लगता है इस वजह से, ठीक है। तो ये आपको थोड़े बहुत फैक्टर पता होने चाहिए, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो पवनों की गति होती है वो क्लॉकवाइज होती है, दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज होती है। किसने बताया था, कॉरियोलिस बल के कारण, ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। और भी कारक होते हैं, जैसे तापमान एक कारक होता है, वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण, क्योंकि भाई तापमान घटेगा तो वाष्पीकरण घटेगा, घनत्व घटेगा तो लवणता घटेगी, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, लवणता बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा। तो ये सब कारक हैं, हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में जब क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो अभी केवल आपको ये 2-3 फैक्टर याद रखने हैं जो हम लोगों ने देखे हैं। क्लियर है, अब हम लोग देखते हैं मैपिंग में। देखिए ये मैप दिख रहा है और इसी का ब्लैंक मैप लेंगे। तो पहली बात तो आपको ये सारी महाद्वीप अच्छे से पता है, क्योंकि 7 वीडियो आपने अगर देखे हैं तो बहुत अच्छे से आपको रट गया होगा एक एक प्लेटफॉर्म कैसे क्या है। अब हम लोग देखेंगे ब्लैंक में, इसमें, ठीक। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने को जब महासागर पढ़ना, महासागरीय जलधाराएं पढ़नी होती हैं, तो महासागरीय का मतलब है महासागर। तो महासागर कितने हैं, एक तो ये आपका प्रशांत है, ये आपका अटलांटिक है, ये आपका हिंद है, और फिर ये भी आपका क्या है, प्रशांत है, क्योंकि जब फोल्ड करेंगे तो ये और ये चीज़ें जुड़ जाएंगी। क्लियर है, इतना आपको पता है, बेसिक आपको आता है। तो बस यही 3 जो महासागर है, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद, बस इन्हीं तीनों महासागरों में हम लोगों को जलधाराएं पढ़नी होती है, बाकी किसी का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा चीज़ें, देखो समझना है केवल। तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करें, सबसे पहले शुरू करते हैं अटलांटिक महासागर से। जी अटलांटिक महासागर से शुरू करते हैं, पहले इसको निपटाते हैं। क्लियर है, ठीक। और ये जो लाइन खींची हुई है ये क्या है, ये है 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब है भूमध्य सागर या विषुवत, सॉरी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। क्या है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्लियर है। अब देखिए, अब हुआ ये कि जैसा कि मैंने बताया कि यहां से पवनें चली इस प्रकार से, आपको दिख रहा है बहुत ही अच्छे से। आगे महाद्वीप आ गया तो ये ऊपर चली गई, इसी प्रकार से नीचे चली, यहां महाद्वीप आ गया तो नीचे चली गई। नीचे क्यों चली गई, ऊपर क्यों नहीं चली गई, क्योंकि कॉरियोलिस बल लग रहा है, बस इसी वजह से। क्लियर है। अब देखिए
ये नीचे गई, नीचे गई और नीचे गई। अब इसका नाम क्या है? तो ये क्या है? ये विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है? सॉरी, हाँ, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो इसी वजह से इसको बोल दिया जाता है। अब ये दक्षिण में है भाई, 0 डिग्री के नीचे है ना, तो इसको हम बोल देंगे दक्षिणी विषुवतीय जलधारा, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। अब आप बोलोगे कि भाई ये विषुवत रेखा तो यहाँ भी है, इसका मतलब यहाँ भी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा होगा, यहाँ भी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा होगा, यहाँ भी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा होगा। बिल्कुल सही। आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा दक्षिणी विषुवतीय जलधारा किस महाद्वीप में है या किस महासागर में है। क्यों? क्योंकि ये सब जगह है, ऑल टोटल तीनों में है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बनता ही नहीं है। हाँ, आपसे ये पूछ लेगा दक्षिणी विषुवतीय जलधारा कैसी है, तो भाई बिल्कुल 0 डिग्री के नज़दीक है, उठ रही है, तो कैसी होगी? हॉट होगी। हॉट मतलब गर्म। तो मैं यहाँ जहाँ जहाँ गर्म होगी वहाँ H लिख दूंगा, जहाँ जहाँ ठंडी जलधारा होगी वहाँ C लिख दूंगा, मतलब कोल्ड। क्लियर है? अब ये नीचे आई, नीचे आई और यहाँ पे एक द्वीप है, यहाँ पे एक रेड कलर से मैंने बना दिया, यहाँ पे द्वीप है। कौन सा द्वीप है? फॉकलैंड। फॉकलैंड द्वीप है। तो यहाँ से नीचे से एक जलधारा आ गई। ठीक है, और जितनी जलधाराएं ठंडी होंगी उनको मैं ब्लू से कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से नीचे से जलधारा आई। इस जलधारा का नाम क्या है? इस जलधारा का नाम है फॉकलैंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फॉकलैंड द्वीप है, तो इस जलधारा का नाम है फॉकलैंड। कैसी है? कोल्ड। C लिख दिया। उसके बाद ये जो जलधारा है ये वाली, इस जलधारा का नाम है, इस जलधारा का क्या नाम है? ब्राजील। ब्राजील जलधारा। ये कैसी है? कोल्ड, मतलब गर्म, क्योंकि ऊपर से डायरेक्टली नीचे आ रही है तो गर्मी होगी, जाहिर सी बात है। कैसी होगी? गर्म। ये बात हो गई क्लियर। अब आपसे प्रश्न क्या आता है? प्रश्न आता है कि ब्राजील की जलधारा किस महासागर में है? तो अटलांटिक महासागर। और डिटेल में जाएगा तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और डिटेल में जाएगा तो ब्राजील जलधारा कैसी है? ठंडी के गर्म, कि ठंडी गर्म दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं? तो भाई गर्म है, मतलब हॉट है। क्लियर है? तो बस इसी टाइप से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गई, आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, ये जलधारा नीचे आ गई और ध्रुवों के पास ठंडी होती कि गर्मी? तो ध्रुवों के पास तो ठंड होती है। बीच में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के पास आएंगे तो वहां गर्म होता है। तो ये आ गई काफी नीचे। ब्राजील की धारा जैसे ही नीचे आई फॉकलैंड द्वीप के पास, तो काफी नीचे आ गया, मतलब दक्षिणी ध्रुव के पास आ गया। तो क्या होगा? पूरा मामला ठंडा हो जाएगा कि नहीं? और जब ठंडा हो जाएगा तो यहाँ से एक पवनें चल रही हैं इधर की ओर। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। क्या कहेंगे? दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। मेरी बात समझे? क्यों कहेंगे? क्योंकि दक्षिण में है। अटलांटिक क्यों कहेंगे? क्योंकि अटलांटिक महासागर में है। प्रवाह क्यों कहेंगे? कि ये प्रवाह हो रही है, तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। क्लियर है? उसके बाद ये ठंडी है, काफी ठंड है, क्योंकि नीचे दक्षिणी ध्रुव के पास है। और ऊपर चली और ऊपर चली और ऊपर चली, तो यहां पे इसका नाम क्या पड़ा? यहां पे इसका नाम क्या पड़ा? यहां पड़ गया इसका वेंगुला की जलधारा। वेंगुला जलधारा कैसी है? कोल्ड, ठंडी। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कोल्ड, वेंगुला की जलधारा कोल्ड। क्लियर है? और फिर जैसे ही ऊपर आई, जैसे ही ऊपर आई तो ये ऊपर जाके आपका दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में मिल गई, मतलब 0 डिग्री के पास आ गई। और जैसे ही 0 डिग्री के पास आई तो यहाँ तो ठंड नहीं है, गर्मी काफ़ी है, तो वापस हो गई गर्म। क्या हो गई? गर्म। ठीक है, तो बस ये एक चक्कर पूरा का पूरा लग गया। ये चक्कर लगे, बस यही चक्कर आपको याद करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, केवल इतना ही है। तो मेरी बात समझ गए हो क्या आप लोग? क्या है कि दक्षिणी विषुवतीय जलधारा चली, उसके बाद नीचे आई, ब्राजील है यहाँ पे, अब ब्राजील के पास है तो ब्राजील नाम पड़ गया। ब्राजील जलधारा कैसी है? गर्म है। और नीचे आई तो फॉकलैंड द्वीप है, फॉकलैंड द्वीप से ही एक जलधारा नीचे से आ रही है, नीचे से आ रही है, ध्रुवों से आ रही, ठंडी होगी। आगे बढ़ी, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह हो गया, और ऊपर अगर अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र से ऊपर आ गई तो इसको वेंगुला की जलधारा बोल दिए। और नीचे से आ रही है तो इसका मतलब ठंडी से आ रही है, ठंड रहेगी, कोल्ड रहेगी। वेंगुला की जलधारा ठंडी है। ऊपर आते ही दक्षिणी विषुवतीय जलधारा में मिल गई, और दक्षिणी विषुवतीय जलधारा काफी गर्म है, तो मिल गई तो वो भी गर्म हो गई। ठीक है, तो बस यही एक चक्कर लग गया। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में जितनी जलधाराएं हैं वो हम लोगों ने देख ली, खत्म। उसके बाद देखो ऊपर ही देखो, ये उत्तर है तो इसको हम कह देंगे उत्तरी विषुवतीय जलधारा। आप लोग इसको नोट करते हुए चलना, नोट नहीं कर रहे हो जरूर मैप ले लेना इसी प्रकार से। अब मैपिंग नहीं करना,
उत्तरी विषुवतीय जलधारा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ तो फुल फॉर्म लिख लेना। उत्तरी विषुवतीय जलधारा क्यों? क्योंकि उत्तर में है, 0 डिग्री के उत्तर में है। कैसी है? गर्म है कि ठंडी? तो भाई विषुवत रेखा के पास में है तो कैसी होगी? गर्म होगी, हॉट। आगे आई, पूरी गर्म जलधारा है, पावरफुल गर्म जलधारा है। आगे आई और ये कैरेबियाई द्वीप मिल गया। कैरेबियाई द्वीप मिल गया तो ये 2 भागों में बट गई। क्यों? क्योंकि द्वीप से टकरा के अब द्वीप को उड़ा थोड़ी ना देगी भाई, द्वीप से टकराई तो 2 भागों में बट गई। अब 2 भागों में बट गई तो एक जलधारा ऐसे चली गई और एक जलधारा ये अंदर चली गई। देख रहे हो अंदर? ये इस प्रकार से अंदर चली गई। तो यहाँ पे से कई सारे नाम है। पहला यहाँ पे एक एंटेलीज द्वीप पड़ता है, तो इसी वजह से यहाँ पे एक जलधारा का नाम है एंटेलीज जलधारा। एंटेलीज जलधारा कैसी है? ठंडी गर्म? तो भाई अभी तो विषुवत रेखा के चली है, विषुवत रेखा के नजदीक है तो भाई गर्म ही होगी, हॉट एंटेलीज जलधारा। ठीक है। उसके बाद ये क्या है? ये मैक्सिको की खाड़ी है ना, तो बस इसी को कह देते हैं मैक्सिको की जलधारा। मैक्सिको जलधारा कैसी है? गर्म। उसके बाद यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है फ्लोरिडा। ध्यान रखना, फॉकलैंड नीचे है और यहाँ पे क्या है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जल संधि भी है। फ्लोरिडा की जलधारा कैसी रहेगी? हॉट। अब देखो, एक जलधारा जो मैक्सिको फ्लोरिडा होते होते घूम घाम के आ रही है और एक जलधारा जो डायरेक्टली एंटेलीज जलधारा से मिल गई, तो यहाँ पे क्या हो? जो 2 जलधाराएं अलग अलग आई भाई, नीचे से क्या हुआ कि ये जलधारा एक नीचे चली गई, एक डायरेक्टली ऊपर चली गई और ये जलधारा फिर बाद में नीचे से ऊपर से मिल गई। अब जब 2 जलधाराएं अलग अलग मिल गई तो पावर क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। पावर क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। जब पावर ज़्यादा हो गई तो इसी को कह देते हैं गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कैसी है? हॉट, गर्म। क्या है? गल्फ स्ट्रीम। आपको साफ साफ दिख रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? गल्फ स्ट्रीम अब कैसी है? गर्म है। ठीक है। अब देखो, यहां हमने बताया था एक है बैफिन द्वीप, ये बताया था बैफिन द्वीप, उत्तरी अमेरिका जब मैंने पढ़ाया था, बैफिन द्वीप बताया था, ये ग्रीनलैंड बताया था। तो यहां से एक जलधारा निकल के आती है। अब ऊपर से आ रही है, उत्तरी ध्रुव से क्षेत्र से आ रही है, तो कैसी होगी? बट ठंडी होगी। कौन सी जलधारा है ये? इसको कहेंगे लेब्राडोर जलधारा। लेब्राडोर जलधारा, लेब्राडोर धारा कैसी है? कोल्ड। क्यों? ऊपर से आ रही है क्योंकि। ठीक है। ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के इधर से आ रही एक जलधारा और इसका नाम क्या है? इसको मैं यहां लिख देता हूं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पूर्वी ग्रीनलैंड। पूर्वी ग्रीनलैंड कैसी है? ऊपर से आ रही है, उत्तरी ध्रुव से आ रही है, ठंडी होगी, कोल्ड। क्लियर है? अब देखो, यहां पे नीचे आई और यहां गल्फ स्ट्रीम बहुत ज्यादा पावरफुल है गर्माहट के मामले में, तभी इसका नाम स्ट्रीम है। जहां जहां स्ट्रीम देखने को मिल जाए वहां पावर ज्यादा है, इतना समझो। अब ये सब मिल गई जलधारा, अब पावर ज्यादा है गल्फ स्ट्रीम की। जैसे ही मिली तो ये आगे 3 भागों में बट गई। एक ऊपर चली गई, एक आगे चली गई, इधर साइड, और एक इधर चली गई। 3 भागों में बट गई। ये कौन कौन से भाग हैं? इसका नाम है इरमिंगर। इरमिंगर की जलधारा कैसी है? हॉट की कोल्ड? अब देखो, ये जा रही है उत्तरी ध्रुव में, तो आप कहोगे ये तो भैया कोल्ड होनी चाहिए, ठंडी होनी चाहिए। नहीं, ये है हॉट। क्यों? क्योंकि गल्फ स्ट्रीम की पावर थी ज़्यादा, तो ये उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हो पाई। ठीक। उसके बाद ये कौन सी जलधारा है? यहाँ पे नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड ये सब पड़ता है, तो इसको कहेंगे नॉर्वे की जलधारा। नॉर्वे जलधारा कैसी है? हॉट। एक जलधारा ये तीसरी आ गई, इसको कहेंगे रेनल या रेनेल। रेनेल कैसी है? हॉट। क्लियर है? गल्फ स्ट्रीम आई, ऊपर चली गई, 3 भागों में बट गई। इरमिंगर ऊपर चली गई, एक नॉर्वे की जलधारा, एक रेनल। अब ये नॉर्वे, रेनल ये सब यूरोप साइड आ गई हैं, और यूरोप कैसा है? ठंडा है। और ये कैसी जलधारा है? गर्म है। इसी वजह से यूरोप की ठंडाहट को, बहुत ज़्यादा ठंडाहट को कंट्रोल कौन करती है? गल्फ स्ट्रीम। इसी वजह से यूरोप का कंबल किसको कहा जाता है? गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यूरोप बहुत ज़्यादा ठंडा है। अगर गल्फ स्ट्रीम जलधारा नहीं होगी तो वहाँ 24 घंटे बर्फ ही बर्फ रहेगी। गल्फ स्ट्रीम जलधारा बहुत ज़्यादा पावर के साथ गर्म है, इसी वजह से यूरोप थोड़ा बहुत कंट्रोल रहता है इसकी मदद से।
ठीक है, इसी वजह से यूरोप का कंबल गल्फ स्ट्रीम को कहा जाता है। मेरी बात इतनी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अब देखो ये जो रैनल है, रैनल से ही नीचे, अब देखो गल्फ स्ट्रीम 3 भागों में बढ़ गई है, गर्माहट काफी ज्यादा बढ़ गई भाई। गर्माहट जो 100% थी वो 30 उधर चली गई, 30 नॉर्वे चली गई, 30 रैनल चली गई, 30%। थोड़ा बहुत गर्माहट बची और हो गई ये ठंडी। ठीक, ठंडी हो गई तो ये आ गई नीचे, क्या आ गई, नीचे आ गई। और नीचे आ गई तो ये अफ्रीका का पश्चिमी तट है, अफ्रीका का पश्चिमी तट है, तो यहाँ पे एक जलधारा बनती है, इसका नाम है कैनरी, कैनरी जलधारा। ये कैसी है, ये है कोल्ड, कैसी है, कोल्ड है। ध्यान रखना यहाँ पे जो कैनरी की जलधारा है ये है कोल्ड, और जो अफ्रीका का जो सहारा मरुस्थल है वो इसी जलधारा के कारण बना हुआ है, कैनरी की जलधारा। क्यों, क्योंकि कोल्ड है, ठंडी है, बारिश होगी नहीं, बारिश होगी नहीं तो खेती होगी नहीं, खेती होगी नहीं तो वो क्षेत्र सूखा हो जाएगा, और सालों तक सूखा रहेगा तो क्या होगा, वह मरुस्थल बन जाएगा। ठीक है, तो ये कारण है कि कैनरी की जलधारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पे है और इसी वजह से वहाँ सहारा मरुस्थल बना हुआ है। और जैसे ही नीचे आई उत्तरी विषुवतीय जलधारा में मिलेगी तो वापस से गर्म हो जाएगी, फिर उसके बाद चलेगी, फिर एंटलीज की जलधारा, मैक्सिको की जलधारा, फ्लोरिडा, फिर गल्फ स्ट्रीम, फिर ऊपर चली गई इर्मिंगर, सामने चली गई नॉर्वे, फिर इधर चली गई रैनल, रैनल से फिर नीचे आई तो गर्माहट अपनी सारी खो दी, हो गई ठंडी, बन गई केंद्रीय की जलधारा, फिर नीचे आई उत्तरी विषुवतीय जलधारा। तो इस हिसाब से ये गोल गोल चक्कर काटती रहती है। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी चीजें। ठीक है, अब प्रश्न कैसे आएंगे ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोल रहा हूं, हालांकि प्रश्न हम लोग अलग से देखेंगे, अब मैं बोल रहा हूं, बोल के समझा रहा हूं कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले इतना याद रखना है, फॉकलैंड की जलधारा, वेंगुला की जलधारा, ब्राजील की जलधारा, मैक्सिको की जलधारा, फ्लोरिडा की जलधारा, एंटलीज जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, रैनल जलधारा, नॉर्वे जलधारा, इर्मिंगर जलधारा, ये सभी जलधाराएं अटलांटिक महासागर की है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की। तो पहली बात तो यही पता होना चाहिए कि अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं हैं। क्लियर है। अब पूछिएगा गल्फ स्ट्रीम का विस्तार कितने भागों में हो जाता है, 3 भागों में, इर्मिंगर, नॉर्वे, रैनल। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम में कौन सी ठंडी जलधारा आके मिलती है, तो 2 जलधाराएं मिल रही हैं, एक है लेब्राडोर, ये कौन सी है, एक है लेब्राडोर और एक है पूर्वी ग्रीनलैंड, ये दोनों जलधाराएं आके मिलती हैं। अफ्रीका के पश्चिमी तट पे कौन सी ठंडी जलधारा है जिसके कारण सहारा मरुस्थल बना हुआ है, केंद्रीय की जलधारा। कौन सी है, केंद्रीय की जलधारा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है, उत्तरी अटलांटिक में कौन सी है, दक्षिणी अटलांटिक में कौन सी है, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इसी को अगर 5 बार ये मैप बना लोगे तो अटलांटिक महासागर की पूरी जलधाराएं समाप्त हो जाएंगी। क्लियर है, इतना ही है, लोग और एक्स्ट्रा बताएंगे लेकिन एग्जाम में अगर आपको क्लियर करना है इतना ही पढ़ के जाना। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, अटलांटिक महासागर हो गया है पूरी तरीके से। ठीक है, मैंने बताया था 3 ही महासागर अपने को पढ़ने हैं, अटलांटिक पूरी तरीके से समाप्त। अब हम लोग चलते हैं प्रशांत में। अटलांटिक बड़ा था, उससे छोटा प्रशांत है और सबसे छोटा हिंद है, तो इन तीनों को क्रम से खत्म कर देंगे और सारी चीजें हो जाएंगी। छोटे का मतलब है कि वहां जलधाराएं कम है, वो मत समझ लेना एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से तो प्रशांत बड़ा है। क्लियर है। चलिए, तो ये अटलांटिक अच्छे से याद रखना। उसके बाद दूसरा मैप लेंगे हम लोगों ने क्या किया, ये पूरा देख लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया कौन कौन सी महासागर है, जलधाराएं हैं। अब आपको देखो ये है प्रशांत, और जब इसी को फोल्ड कर देंगे, पूरा गोलार्ध बना देंगे, गोला बना देंगे, ग्लोब बना देंगे, तो ये और ये मिल जाएंगे आपस में, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रशांत है और ये भी प्रशांत है। अब इसको देखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन थोड़ी बहुत होगी। ठीक है, देखना, देखिए ये प्रशांत महासागर है, ये यहां से धारा चली, आप देख रहे हो प्रशांत महासागर है। अब इसका काम खत्म, ये बीच वाला हम लोगों ने देख लिया, काम खत्म इसका। अब ये प्रशांत महासागर है, यहां से धारा चली, 0 डिग्री के पास है क्या, बिल्कुल, तो क्या कह देंगे, इसका नाम रख देंगे दक्षिणी, क्योंकि दक्षिण में है, और भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, तो विषुवतीय, दक्षिणी विषुवतीय जलधारा। अब मैंने बताया था कि पूरा यहाँ भी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है, यहाँ भी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है, यहाँ भी दक्षिणी विषुवतीय जलधारा है, तो कभी नहीं पूछा जाएगा दक्षिणी विषुवतीय जलधारा किस महासागर की है, क्योंकि सभी में है। ये कैसी है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा के पास है तो गर्म ज्यादा है, तो मतलब हॉट। ठीक है,
आगे गई, अब आगे तो रास्ता नहीं है, तो इसको फोल्ड कर देंगे तो यहां से जलधारा निकलेगी। ये भाई इसको अगर फोल्ड कर देंगे तो यहां से जलधारा निकलेगी। आप बिल्कुल देखो, पेन में देखो, यहां से जलधारा निकलेगी, यहां से जलधारा निकलेगी इस प्रकार से, बताओ। और यहां से जलधारा निकलेगी तो यहां पे इस जलधारा को क्या कहेंगे? ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी जलधारा को यहां बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया का पूर्व क्षेत्र है कि पश्चिम? तो भाई पूर्वी क्षेत्र है, तो इसको कह देंगे पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। क्या कह देंगे? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। अब ये बताओ कि 0 डिग्री से आई है और बिल्कुल ऊपर से जस्ट नीचे आई है, तो क्या रहेगी? ठंडी की गर्म? तो भाई अभी तो गर्म ही रहेगी ना, अभी दक्षिणी ध्रुव के पास तो गई नहीं, तो अभी कैसी रहेगी? गर्म रहेगी। क्लियर है? अब देखो नीचे क्या है, नीचे पूरा क्या है? अंटार्कटिका है। अंटार्कटिक से एक जलधारा ऐसी आई, अब अंटार्कटिक से आ रही है तो इसका मतलब ठंडी ज़्यादा होगी, ठंडी ज़्यादा होगी, तो इसी को कह देंगे क्या? दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह। ठीक है, याद रखना है केवल। कैसी है? ठंडी है। अब जाहिर सी बात है गर्म है, ऊपर से गर्म आ रही है और नीचे से बहुत ज़्यादा पावरफुल ठंडी आ रही है, तो गर्म और पावरफुल ठंडी मिलके क्या? ठंडी बनाएंगी। ठंडी बनाएंगे तो ये आगे चली जाएंगी, आगे चली जाएंगी तो आगे रास्ता ही खत्म, आगे रास्ता खत्म तो कहाँ से निकलेंगी? यहाँ से निकलेंगी इस प्रकार से। भाई यहाँ से अगर गई तो यहाँ से निकलेंगी, और यहाँ से निकलेंगी फिर ऊपर आएंगे ऐसे, फिर ऊपर आएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये क्या है? दक्षिण अमेरिका। और दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे जो जलधारा बनेगी इसको कहेंगे पेरू। पेरू या इसी जलधारा का नाम है हम्बोल्ट। पेरू या हम्बोल्ट की जलधारा कैसी है? नीचे अंटार्कटिका से आई है तो कैसी होगी? ठंडी होगी, मतलब कोल्ड, कोल्ड होगी। कहाँ पे है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे है। किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है। और फिर ऊपर आएगी, फिर ऊपर आएगी तो फिर ऊपर दक्षिणी विषुवतीय जलधारा से मिल जाएगी, फिर गर्म हो जाएगी, फिर आगे आएगी और फिर उसके बाद पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा में मिलेगी, और पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा से फिर नीचे अंटार्कटिका मिलेगा, तो फिर आगे ठंडी हो जाएगी, फिर आगे ठंडी होते होते पेरू या हम्बोल्ट बन जाएगी। बस यही चक्कर हमेशा काटती रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या याद करना है? पहले तो आपको ये याद करना है कि जलधारा कैसे बन रही है किस महासागर में। उसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगा कि जो महाद्वीप क्या कहते हैं, मरुस्थलों का निर्माण जो बना है, मरुस्थल जो बने हैं वो कैसे कैसे बने हैं, क्योंकि वहां से भी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते कि मरुस्थल कहाँ का है। नहीं, ये मरुस्थल किस जलधारा से बना, कैसे बना, वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो पहली चीज तो आपको इतना पता हो गया है कि दक्षिणी विषुवतीय जलधारा तीनों महासागर में मिलेगा, उत्तरी विषुवतीय जलधारा तीनों महासागर में मिलेगी। कैसी होगी? 0 डिग्री के पास है तो गर्म होगी, और नीचे दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव में चली जाएगी तो ठंडी हो जाएगी। और ठंडी किस प्रकार से होगी तो वो हमने बता ही दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कैसी है? गर्म है। और पेरू या हम्बोल्ट कैसी है? ठंडी है। ठीक है, बाकी इसमें जलधारा नहीं है ज़्यादा। चल, ये हो गया काम खत्म। और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे क्या था? यहाँ ब्राज़ील जलधारा थी। कैसी थी? गर्म थी, क्योंकि वो अटलांटिक महासागर में था। वो हम लोग देख ही चुके हैं, अच्छे से पता है, रटा हुआ है। अब प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी वाला क्षेत्र था, मतलब दक्षिणी प्रशांत महासागर, वो खत्म हो गया। ठीक, अब चलते हैं उत्तर में। उत्तर में चलेंगे तो यहां से अगर मैं पवन को गुजारूं इधर साइड से, अब देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो, बहुत अच्छा। ये कौन सी जलधारा? उत्तरी विषुवतीय जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा, इसका मतलब कैसा है? हॉट है, गर्म है, क्योंकि विषुवत रेखा से आ रही है। उत्तरी विषुवतीय जलधारा साफ साफ दिख रहा है। अब उसके बाद देखो, ये आपको एक द्वीप मिल गया है। इस द्वीप को अगर मैं पेंट कर दूं, ये कौन सा द्वीप है बता सकते हो? ये भाई साहब मेरे हिसाब से जापान है। क्या है? जापान। अब जापान से टकरा गई तो ये 2 भागों में बट गई, एक इधर चली गई जापान के अंदर से और एक बाहर से चली गई। ठीक भाई, मजबूरी है, जापान आ गया तो 2 भागों में बट गई। अब 2 भागों में बट गई तो इसके नाम भी पड़ गए 2-2। एक इसका नाम पड़ गया सुसीमा, सुसीमा जलधारा। कैसी है? तो अभी तो विषुवत रेखाई से आई है तो हॉट होगी, गर्म होगी। और एक इसका नाम पड़ गया क्यूरोशियो।
क्यूरोशियो कैसी है, तो नीचे से ही तो आई है तो अभी हॉट होगी क्यूरोशियो। और सुसीमा, ठीक है। और ध्यान रखना है क्यूरोशियो को जापान की काली जलधारा कहा जाता है। अगर पूछेगा कि जापान की काली जलधारा किसको कहते हैं तो क्यूरोशियो को कहते हैं। ये सब स्टैटिक पार्ट है, आगे हम लोग इसको लिखेंगे अच्छे से, ठीक है। तो सुसीमा क्यूरोशियो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में, क्लियर है। उसके बाद होता यह है कि यहाँ ऊपर से देखो ये खाली स्थान है, यहाँ से एक जलधारा आई, कैसी, ठंडी, क्यों, ऊपर से आ रही है क्योंकि उत्तरी ध्रुव क्षेत्र से आ रही, ठंडी है। नाम क्या है, ओखोटस्क, ओखोटस्क जलधारा, कैसी है, कोल्ड। ओखोटस्क यहाँ पे एक सागर पड़ता है तो वहीं से ओखोटस्क नाम की जलधारा आ रही है, कैसी है, कोल्ड है, ठंडी है। ये ओखोटस्क कैसी है, ठंडी, कोल्ड है, ऊपर से आई, बहुत अच्छा। उसके बाद एक ऊपर से और जलधारा आ रही है, इधर से आ रही है, ऊपर से आ रही है मतलब ठंडी है, क्या नाम है, क्यूराइल, क्यूराइल। इसी को ओयोशियो भी कहा जाता है, ओयोशियो, कभी कभी ओयोशियो आ जाता है, कभी कभी क्यूराइल आ जाता है, कैसी है, कोल्ड। अब ध्यान रखना है क्यूरोशियो हॉट है और क्यूराइल कोल्ड है, कंफ्यूजन मत होना, क्लियर है। अब देखो यहाँ हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे कि अटलांटिक महासागर में क्या देखा था कि दो भागों में बट गई थी और आगे आके मिल गई तो पावर ज्यादा हो गई थी, पावर क्या हो गई थी, ज्यादा हो गई थी, बस वही सेम है। यहाँ पे दो भागों में जब बटी है तो यहाँ पे जब आगे जाके मिल जाएंगी दोनों तो क्या होगी, पावर ज्यादा हो जाएगी, पावर ज्यादा हो जाएगी। अब आगे रास्ता खत्म, पावर ज्यादा हो गई तो यहाँ से निकलेगी, ये यहाँ से निकलेगी। अब मैंने बताया था यहाँ पे क्या है, अलास्का है, तो इसी को बोलते हैं अलास्का की जलधारा। अलास्का है तो अलास्का जलधारा कैसी है, पावर ज्यादा है, हॉट की, तो भाई ये हॉट है, क्यों, क्योंकि पावर ज्यादा है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि क्यूरोशियो सुसीमा आगे जाके जब मिल जाती हैं तो पावर ज्यादा हो जाती है, और ये अलास्का में क्या है, अलास्का जलधारा का निर्माण करती हैं और हॉट है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई अलास्का वाली। अब ये अलास्का से जैसी नीचे आती है तो ये क्या है, अपनी पावर खो देती है गर्माहट की, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे आई क्यूरोशियो सुसीमा जब आपस में मिली तो ऊपर से ओखोटस्क सागर मिला जो कि ठंडा है, ओयोशियो या क्यूराइल जलधारा मिली वो भी ठंडी है। तो दो जलधारा ठंडी और दो जलधारा गर्म जब आपस में मिल रही हैं तो ये अभी स्टार्टिंग में गर्म है, और क्योंकि तुरंत आगे क्या है, अलास्का है, तो अलास्का में गर्म जलधारा बहती है, और जैसी नीचे आती है तो अपनी गर्माहट खो देती है। तो यहाँ पे नीचे आके क्या है, ये क्या है, यहाँ पे कैलिफोर्निया है, तो कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा कैसी है, ये कोल्ड रहती है, कैलिफोर्निया की जलधारा कोल्ड रहती है। और फिर ये आगे आके जब बिल्कुल ही 0 डिग्री के नज़दीक आती है तो ये क्या करती है, ये क्या करती है, फिर जो है उत्तरी विश्वती जलधारा, उत्तरी विश्वती जलधारा का निर्माण करती है जो कि हॉट है, कैसी है, हॉट है। और यही आगे जाके यहाँ से निकलती है, फिर ये देख रहे हो यहाँ से निकलती है, ये फिर ऊपर आती है, फिर इधर से चक्कर काटती रहती है। तो ये क्या है, ये भी एक चक्कर बनाती है, उत्तरी गोलार्ध में भी दक्षिणी गोलार्ध में भी, क्लियर है। तो भैया ये हो गई प्रशांत महासागर की जलधाराएं, ठंडी गर्म दोनों बता दी। कौन कौन सी है देखो, अलास्का जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, क्या है, पूर्वी, पश्चिमी नहीं है, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा, सुसीमा जलधारा, ये सब किसकी हैं, ये सब प्रशांत महासागर की हैं, क्लियर है। कैलिफोर्निया की जलधारा, ओखोटस्क सागर, ये सब कहाँ है, प्रशांत महासागर में ही तो है, ठीक। तो ये हो गई चीजें खत्म। तो भाई साहब हम लोगों ने अटलांटिक देख लिया है, प्रशांत देख लिया, अब बचा क्या, हिंद। हिंद भी छोटा सा है, इसको भी निपटा देते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ इतना ही पढ़ना है, और बुक में कभी समझ में नहीं आएगा, जहाँ से भी पढ़ो मैप में ही पढ़ना, ठीक है। और ये ओयोशियो है, ठीक, हाँ, जहाँ से भी पढ़ो बुक से ही पढ़ना, सॉरी जहाँ से भी पढ़ो मैप से ही पढ़ना, बुक में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। बुक में क्या है कि वो लिखा हुआ है कि ठंडी कौन कौन सी हैं, गर्म कौन कौन सी हैं, रटते रटते शाम हो जाएगी, याद नहीं होगा, क्लियर है। तो अटलांटिक समाप्त हो गया है, प्रशांत समाप्त हो गया है, और अगर आप कहोगे बाद में तो मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हिंद का अगला मैप लेते हैं फिर से। तो हम लोगों ने ये देख लिया बहुत अच्छे से,
ये देख लिया, प्रशांत पूरा देख लिया, ये खत्म। अब बचा है केवल इतना पार्ट, देखते हैं बहुत जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। देखिए तो भाई साहब सेम चीज है, सेम चीज है। यहां से जलधारा चली, कौन सी, क्या नाम है इसका, इस जलधारा का नाम क्या है, उत्तरी विश्वतीय जलधारा। उत्तरीय विश्वतीय जलधारा जो कि तीनों महासागर में मिली थी, कैसी है, हॉट है, क्योंकि शुरुआत हुई है 0 डिग्री से, हॉट है। नीचे आई, नीचे आई तो ये देख रहे हो क्या, ये आप ग्रीन कलर में देख रहे हो, एक हमको क्या मिला है, द्वीप मिला है। इस द्वीप का नाम क्या है, मेडागास्कर। इस द्वीप का नाम क्या है, मेडागास्कर। याद रखना है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर। लिख लेना है कहीं पर नोट करके, क्या, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, ठीक है। इसका हिस्सा अफ्रीका का हिस्सा है। चलो और नीचे आई जब, तो ये मेडागास्कर से टकरा गई। अब मेडागास्कर से टकरा गई तो एक हिस्सा इसका इधर चला गया और एक हिस्सा इसका इधर चला गया, ठीक। दो हिस्सों में बट गई ये धारा। तो एक जो हिस्सा गया इसका नाम है इसका मोजाम्बिक, मोजाम्बिक जलधारा। समझ में नहीं आ रहा होगा, एक मिनट लिख देता हूं इससे। एक हिस्सा जो है इसका नाम है मोजाम्बिक। कैसी है, तो भाई अभी तो 0 डिग्री से स्टार्ट ही हुई है तो हॉट होगी। उसके बाद एक इसका नाम है इधर वाले का मेडागास्कर। मेडागास्कर द्वीप है तो मेडागास्कर ही नाम है, मेडागास्कर जलधारा। कैसी है, तो ऊपर से ही आई है तो हॉट ही होगी, जाहिर सी बात है, ठीक। आगे आई, आगे आई तो ये दोनों मिल गई आपस में। अब मिल गई तो इसका नाम क्या है, अगुलहास। अगुलहास जलधारा कैसी है, हॉट है। कैसी है भैया, हॉट है। प्रश्न क्या पूछा गया था, अभी हाल ही में पेपर हुआ था उसमें आया था, अगुलहास जलधारा किस किस जलधारा से मिलकर बनी है। तो अगुलहास की जलधारा गर्म है और ये मोजाम्बिक और मेडागास्कर की जलधारा से मिलकर बनी है। जैसे मेडागास्कर और मोजाम्बिक जलधारा आपस में मिल जाती हैं तो पावरफुल जलधारा बन जाती है, उसी का नाम क्या है, अगुलहास, ठीक, ठीक है। उसके बाद नीचे से एक जलधारा आ रही है ठंडी, क्या नाम है, तो अटलांटिक महासागर है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कर दो। क्या है, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कैसी है, ठंडी है, कोल्ड। जब नीचे से आ रही है तो ये ऊपर से आ रही है, तो ये क्या हो गई, टक्कर हो गई। टक्कर हो गई तो ये ठंडी वाली पावर ज्यादा है तो इधर चली गई। सॉरी, ठंडे वाले की पावर ज्यादा है ना, रेड नहीं, ठंडे वाले की पावर ज्यादा है, इधर आ, इधर आ गई। और जो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में आ गई तो इसको क्या कहेंगे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। कैसी है, कोल्ड, ठंडी। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में मरुस्थल भर भर के हैं। सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, विक्टोरिया, ये सब मरुस्थल कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी क्षेत्र में है ना, पूर्वी क्षेत्र में नहीं है। क्यों, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में गर्म जलधारा है, अब पश्चिमी क्षेत्र में ठंडी जलधारा है, ठीक। और जैसे ही ये ऊपर आई तो फिर 0 डिग्री के पास आ गई, उत्तरी विश्वतीय जलधारा के पास आ गई तो वापस गर्म हो गई, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है इसमें। तो याद रखना है कि यहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं। जैसे पहला स्टेटमेंट कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर गर्म जलधारा बहती है। सेकंड स्टेटमेंट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर ठंडी जलधारा बहती है। तो गलत है, दोनों गलत है। क्यों, क्योंकि पश्चिमी तट पे है ठंडी जलधारा, पूर्वी तट पे गर्म जलधारा है। पूर्वी तट आ जाएगा तो प्रशांत महासागर का हिस्सा है, पश्चिमी तट आ जाएगा तो वो हिंद महासागर का हिस्सा है, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना, इसी वजह से मैंने 7 महाद्वीपों को पहले कवर कर दिया था ताकि बाद में यहाँ दिक्कत ना हो, ठीक है। तो समझ गए फिर से, उत्तरी विश्वतीय जलधारा आई, मेडागास्कर से टकराई, 2 भागों में बढ़ गई, मोजाम्बिक मेडागास्कर। आगे मोजाम्बिक मेडागास्कर आपस में मिली, बन गई अगुलहास की जलधारा। नीचे से दक्षिणी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह आ रही है, टक्कर हो गई, आगे जाकर ठंडी हो गई, और ठंडी हो गई तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा बन गई, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में टकरा गई। अब फिर ऊपर आ गई तो फिर 0 डिग्री गर्म हो गई। बस ये क्या है, चक्कर लगाती रहती है इससे। अब देखो ऊपर, ये हम लोग नीचे देख लिया, ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे तो ये क्या है, ये क्या है, इसको कहेंगे
उत्तरी विश्वती जलधारा, उत्तरी विश्वती जलधारा बोल देंगे, जैसा कि तीनों महासागरों में था। कैसी है? हॉट है। यही आगे आके यहाँ पे एक द्वीप पड़ता है अफ्रीका में, सॉरी अफ्रीका के एक शहर पड़ता है, यहीं पर देश पड़ता है, तो इसी के नाम से यहाँ पे एक नाम क्या है? सोमाली जलधारा। सोमालिया पड़ता है तो सोमाली जलधारा, सोमाली जलधारा। कहाँ पे? हिंद महासागर में, तो याद रखो, ठीक है। और यही आगे जाके इधर साइड चली जाती है, और दक्षिण पश्चिम मानसून जो भारत में आता है वो इसी कारण से भी आता है। तो ये फैक्टर भी एक काम करता है। कौन सा? जलधाराओं वाला, ठीक है। अब ऊपर घूमने लायक तो कुछ है नहीं, हटा दो। फिर उसके बाद जब हम लोग आगे पढ़ेंगे भारत के बारे में थोड़ी सी और चीज़ें, तो यहाँ पे क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत रहता है, और दक्षिण में 22 दिसंबर को। तो जैसे उत्तर की ओर सूर्य जाता है, दक्षिण की ओर सूर्य जाता है, तो यहाँ पे क्या है? चेंज होती रहती है हवाएं। क्या होती रहती? परिवर्तित होती रहती है। इधर से कभी इधर आएंगी, इधर से कभी इधर आएंगी, तो वो हम लोग आगे देखेंगे चक्रवात वाले पोर्शन में, ठीक है। अभी क्योंकि चक्रवात बचा हुआ है भारत का, तो उसमें देखेंगे। तो अभी आपको केवल इतना याद रखना है कि उत्तर में बहुत ही छोटा महासागर बचा, हिंद महासागर में क्या है? भारत की ओर से बहुत ही छोटा महासागर बचा। अगर बीच से हम लोगों ने 0 डिग्री हटा दिया, लगा दिया है, तो बहुत ही छोटा बचा है। ऊपर आया, आगे मिला सोमाली जलधारा, बस। और नीचे वाले में याद रखना है मेडागास्कर में टकराया, फिर मोजाम्बिक, मेडागास्कर, आगे आके अगुलहास, दक्षिण अटलांटिक पर वहां से टकरा गया, आगे जाके ठंडा हो गया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा का निर्माण, बस। तो ये हो गया आपका हिंद महासागर। तो हम लोगों ने प्रशांत देख लिया, अटलांटिक देख लिया, हिंद देख लिया। इतनी जलधाराएं हैं। आपको केवल ये याद रखना है किस महासागर में कौन सी जलधारा है, कौन सी ठंडी जलधारा है, बस। और इक्का दुक्का हमने कुछ स्पेशल चीज़ बताई होगी कि जैसे यूरोप का कंबल गल्फ स्ट्रीम को, जापान की काली धारा क्यूरोसियो को, या क्यूरोसियो को, हाँ ठीक है। इतनी चीज़ें अभी तक बताई है, बहुत ज़्यादा भी बताया नहीं है, ठीक। और इन्हीं जलधाराओं के कारण क्या होता है? मरुस्थलों का निर्माण। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ठंडी जलधारा थी, ये पेन मैंने ब्लू लिया है, ठंडी जलधारा थी, तो यहाँ पे एक मरुस्थल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे नीचे आके ठंडी जलधारा थी, तो यहाँ पे भी मरुस्थल का निर्माण है। यहाँ पे भी ठंडी जलधारा थी, तो यहाँ भी मरुस्थल का निर्माण। ऊपर से नीचे केंद्रीय की जलधारा कैसी ठंडी हो गई थी, तो यहाँ पर भी मरुस्थल का निर्माण। ऑस्ट्रेलिया के ये पश्चिमी तट पे क्या था? ठंडी जलधारा थी, तो यहाँ भी मरुस्थल का निर्माण। यहाँ पे इधर साइड गर्म थी, कैसे? यहाँ पे गर्म थी, तो वहाँ मरुस्थल नहीं थे। जहाँ जहाँ ठंडी है वहाँ मरुस्थल थे, ठीक है। तो केवल आपको इतना याद रखना है कौन कौन से यहाँ पे ठंडी जलधारा है। ये ज़्यादातर महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में जो मरुस्थल है उनका निर्माण हुआ है। तो ये जलधाराएं हो गई हैं समाप्त। और मुझे लगता है आपको जलधाराएं समझ में आ गई होंगी, ठीक है। बिल्कुल एक एक महासागर को अलग अलग फॉर्म में बताया है। यही आपको मैप लेना है, ऐसी 0 डिग्री आपको भूमध्य रेखा बना लेनी है। अब बस शुरू हो जाना है, एरो के साथ शुरू हो जाना है कि यहाँ जलधारा गई, यहाँ 2 भागों में बट गई, फिर आगे जाके मिल गई, गल्फ स्ट्रीम बन गया, ऊपर से ठंडी आ गई, यहाँ आगे फिर 3 भागों में बढ़ गई, है ना। बस इसी टाइप से करोगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी, रट नहीं पाओगे, इतनी गारंटी है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। समझ में आ गई हैं, चैनल पर नए हो भैया सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, ठीक है। एक चीज़ और, जलधाराओं के जो प्रश्न है, कैसे प्रश्न आते हैं, अभी तक कैसे कैसे आए हैं, उसको हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखेंगे, प्रश्नों वाले श्रृंखला में देखेंगे। वो टेंशन मत लेना, ये तो एक कंसेप्ट था, थ्योरी पोर्शन था जो मुझे बताना था, मैंने बता दिया। और क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, उसमें टेंशन मत लेना। तो चलिए शुरुआत नहीं करेंगे, समाप्त करेंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।